जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। सर ये लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, कैसे इनको याद करें, कैसे इनको समझें। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 15, 20, 25 मिनट में आपको जितने भी लिटरेरी टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। लेकिन उससे पहले कुछ एक बेसिक सी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी इंग्लिश का कोर्स पूरा का पूरा लेना चाहते हैं, शुरू से जीरो से देखना चाहते हैं, तो इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है और एक एलडीसी का सिलेक्शन बैच है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो इस बार 2026 में जो वैकेंसी आई उसकी, तो उसके लिए भी कोर्स है। इधर आ जाइए सर। लिटरेरी टर्म्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। लिटरेरी टर्म्स, उससे पहले लिटरेचर के बारे में। सर लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर कोई भी पीसेज ऑफ राइटिंग आप ऐसा बोल सकते हो जिसको हम आर्ट फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें पोइट्री हो सकता है, जिसके अंदर प्रोज हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी ड्रामा हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? लिटरेचर। जिसके अंदर मैंने आपको बताया पोइट्री हो गया, कोई भी प्रोज हो गया, कोई भी ड्रामा हो गया। प्रोज तो हो गया कुछ भी आपने जो लिखा है, कुछ भी आपने जो लिखा है उसको मैं क्या बोल दूंगा? प्रोज बोल दूंगा। इस चीज का पता रखना। पोइट्री का मतलब पोम्स जो होती है, पोएम्स बोलते हैं इन जनरल में जो पोम्स है उनके लिए हम यूज करते हैं पोइट्री का। जबकि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, जो किताबों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वो जो सारा का सारा गद्यांश जिसे हम बोलते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? प्रोज होता है। इस चीज का पता रखना। तो अलग अलग काइंड्स ऑफ पोइट्री होता है। एक नरेटिव पोइट्री होता है, एक नॉन नरेटिव पोइट्री होता है। ऑब्वियस ही बात है कि जो नरेटिव पोइट्री होगा उसके अंदर कोई ना कोई स्टोरी बताई गई होगी, और जो नॉन नरेटिव पोइट्री होगी उसके अंदर क्या नहीं होगी सर? कोई भी स्टोरी नहीं होगी। तो नरेटिव पोइट्री भी दो तरीके की होती है। ये मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रख लेना। ये दोनों, एक एपिक करके है, एक बैलेट करके है। बैलेट, ये दोनों के दोनों जो है ये कौन सी पोइट्री है? नरेटिव पोइट्री है। इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। नॉन नरेटिव पोइट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट डिस्क्राइब्स द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड। अरे भाई साहब, ये नॉन नरेटिव इसलिए है क्योंकि ये पोइट के स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, पोइट की फीलिंग्स को बताती है कि पोइट क्या महसूस कर रहा है, उस चीज को बताती है। अगर ऐसी वाली पोइट्री है तो वो नॉन नरेटिव है। टाइप्स क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चार, लिरिक भी इसी का पार्ट है, सोनेट है, ओड है, द एलेजी है। ये क्या होती है, इन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं टाइप्स बता रहा हूं और फिर मैंने आप लोगों के सामने प्रोज, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, जो मैंने गद्यांश बोला ना, गद्यांश दो तरह के होते हैं। एक तो फिक्शनल होगा, दूसरा नॉन फिक्शनल होगा। सर फिक्शनल से आप क्या कहना चाहते हो? जिसको इमेजनरी कहते हैं, जो आपने अपनी इमेजिनेशन से लिखा है, जो राइटर है, जो ऑथर है, उसने अपनी इमेजिनेशन से लिखा है, जो कैरेक्टर है वो इमेजिनरी कैरेक्टर अगर है तो वो फिक्शनल होगा। नॉन फिक्शन जो है वो नॉन फिक्शन क्या होगा? इधर देखना। जो इसके अंदर बायोग्राफीज आ जाएगी, ऑटोबायोग्राफीज आ जाएगी, वो सारी की सारी एसेज आ जाएंगे, वो सारे के सारे नॉन फिक्शनल होंगे। पता रखना। फिक्शन वही है, डिस्क्राइब्स इमेजिनरी पीपल। शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर, और उसके अंदर एक नोवेला है, उसके अंदर नॉवेल है। सर शॉर्ट स्टोरी तो बिल्कुल उतनी छोटी है कि आपने एक सिटिंग में उसको पूरा के पूरा कर दिया, खत्म कर दिया। नॉवेल काफी बड़ी है और नोवेला जो है वो दोनों के बीच का है। आप छोटी है, छोटा नॉवेल आप बोल सकते हो, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है कि आप उसको एक ही सिटिंग में पूरा कर पाए। एक मिनट भाई साहब। यस, नॉन फिक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन फिक्शन में क्या क्या है। तो फॉर्म ऑफ प्रोज दैट डिस्क्राइब्स रियल पीपल, जो रियल पीपल के बारे में बताए, फैक्ट्स के बारे में बताए, इवेंट्स के बारे में बताए। एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे एसेज हो गया, बायोग्राफीज हो गया, ऑटोबायोग्राफीज हो गया, फिलोसॉफिकल राइटिंग्स जितनी भी हो गई, हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गया, कोई भी ट्रैवलॉग, आप कहीं पे जाते हैं और वहां का आपने पूरा का पूरा वर्णन किया, वो जो होगा वो किसके अंदर आएगा सर? नॉन फिक्शन में आएगा। इस चीज का पता रखना। ड्रामा भी है। ड्रामा क्या है? जब प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरी थ्रू अ परफॉर्मेंस, जब स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देके किसी को परफॉर्म किया जाए तो दैट वो ड्रामा होगा। ये नॉर्मल सी चीजें थी। अब आप लोगों के सामने जो लिटरेरी टर्म्स में फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच सर होते क्या हैं? मतलब कोई चीज यूं ही पड़ी है, फिगर्स ऑफ स्पीच उसको खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, उसके ऊपर सजावट का काम करते हैं। जो भाषा को बोलने का एक ऐसा तरीका होता है जिससे बहुत ही डेप्थ में आपको पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए, वो जो काम होता है वो फिगर्स ऑफ स्पीच का होता है। इस चीज का ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को कभी बताया भी होगा, अगर आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाली क्लास देख रखी होगी, कि सर हर वर्ड की दो तरीके की मीनिंग होती है। हर जो शब्द होता है उसके दो तरीके के अर्थ होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग। वर्ड की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो एक कौन सी मीनिंग होती है सर? लिटरल मीनिंग का मतलब हो गया शब्दार्थ।
और दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग का मतलब हो जाएगा भावार्थ। अरे भाई साहब, उसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमेशा भावार्थ लेते हैं, लिटरल मीनिंग नहीं लेते, इस चीज का पता रखना। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिले, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, भाई साहब मैंने तुम्हें 1,00,000 बार, 10,00,000 बार बता दिया है, 10,00,000 बार बोला है, तो वास्तव में आपको गिनना नहीं है कि यार कल 5 बार बोला था, परसों 7 बार बोला था, अरे यार 27 बार ही बोला और ये 1,00,000 या 10,00,000 कैसे कह रहा है। अरे भाई साहब, लिटरली नहीं जानना है, फिगरेटिवली जानना है। इफ समबडी इज सेइंग टू यू आई हैव टोल्ड यू दिस अ मिलियन टाइम्स, तो इनो मतलब है मैं थाने अणुति बार आ चीज बताई हूं, बहुत ज्यादा बार मैंने तुम्हें ये चीज बताई है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच या फिगरेटिव मीनिंग, ध्यान रखना, वो शब्दार्थ को नहीं लेते, वो भावार्थ को लेते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि थाने ठा पड़ रही हो वेला, समझ में आयो वेला जे बात। इधर देखोगे, it is a figures of speech is an expression that is used in a different way from its usual meaning in order to create a particular mental picture or effect. It is a creative way of using words to express something more vividly, ताकि किसी चीज को ज्यादा vividly बता पाएं, imaginatively बता पाएं than the literal meaning। बस सबसे पहले, अरे सर ये हमें पता ही नहीं चलता, सिमिली। सिमिली के बारे में एक चीज तो सभी को पता होती है, सिमिली के बारे में एक चीज सभी को क्या पता होती है कि सिमिली एज और लाइक का यूज होता है और दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो सर वो सिमिली होता है। इतनी तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि थानसभा ने ठा है। पता तुम्हें क्या नहीं होगा, वो ये होगा कि सर दो अनलाइक थिंग्स होनी चाहिए। अनलाइक का मतलब होता है सिमिलर नहीं होनी चाहिए। दो इंसान हैं, दोनों इंसानों के बीच में तुमने एज लगा के कंपैरिजन कर दिया, लाइक लगा के कंपैरिजन कर दिया, वो कभी भी सिमिली नहीं होगा। इस चीज का पता रखना, वो कंपैरिजन तो होगा, वो सिमिली नहीं होगा। तो सिमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, जो दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करे, हैविंग अ कॉमन क्वालिटी, जिनके अंदर कॉमन क्वालिटी हो। जो इन दो वर्ड्स का यूज करिए, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वर्ड्स का यूज करे और दो अलग अलग चीजों की कंपैरिजन करे। सर कैसे, हमें पता ही नहीं चला, ठा पड़ेला अटी ना हो। देखो क्या लिखा हुआ है, आपने किसी को बोला योर एब्सेंस इज लाइक डार्कनेस एंड योर प्रेजेंस इज लाइक लाइट। अरे भाई साहब, तुम जब मेरी जिंदगी में होती हो तो चारों तरफ रोशनी होती है, चारों तरफ प्रकाश होता है, और जिन टाइम तू जाती रहे तो पूरी की पूरी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। भाई साहब, आपने किसी की उपस्थिति की तुलना रोशनी से करी है और किसी के एब्सेंस की तुलना, अनुपस्थिति की तुलना आपने अंधेरे से करी है। तो मिन्नक और अंधेरे दोनों अलग अलग होगा नहीं सर, दोनों अलग अलग हो गए ना। एक पर्सन है, एक डार्कनेस है, दोनों के दोनों अलग अलग हो गई। और इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है तो अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वो सिमिली होगी। लाइक का भी यूज कर रखा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ही इज एज एजाइल एज अ मंकी। अरे भाई साहब, वो उतना ही फुर्तीला है जितना फुर्तीला एक बंदर होता है। बंदर को नहीं देखा, बार अटी ने पचे अटी ने, उतना ही फुर्तीला है जितना बंदर है। ही इज एज एजाइल एज अ मंकी। अब यूं मत कहना कि सर हमारे पूर्वज भी चिंपैंजी बंदरों से ही तो आ रखे हैं तो हम भी तो सिमिलर हो गए। इतो मायने नहीं जाना, और ध्यान रख जो जे बात। देखो क्या लिखा हुआ, दे वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। किसके जैसे, किससे लड़ रहे थे? कैट्स एंड डॉग्स के जैसे लड़ रहे थे। अलग अलग चीजें हैं। दो दे आर ट्विंस, दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। भाई साहब, वो दोनों के दोनों ट्विंस है। ट्विंस का मतलब हो गया दोनों के दोनों हम शक्ल है, समझ रिया हो, लेकिन दोनों जन्म भी हाथ हो, लेकिन दोनों ही इतना अलग है जितना दिन और रात अलग होया करे। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो, इनकी तुलना दिन और रात से करी जा रही है। अरे सर इधर देखो, ये एक प्ले है मैकबेथ करके, उसके अंदर लेडी मैकबेथ जो है वो ये बात कहती है, मैकबेथ को ये बात कहती है कि उसको किसी का मर्डर करने के लिए जाना होता है। ये साजिश करने वाले होते हैं, द किंग डंकन है आई गेस, उसका मर्डर करने की साजिश हो रही होती है। तो लेडी मैकबेथ उसको कहती है कि भाई साहब ऐसा चेहरा मत रखो जिसके अंदर सब दिखाई दे। योर फेस माई थेन, थेन इज लाइक अ किंग, एक उपाधि है। योर फेस माई थेन इज एज अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, कि तुम्हारा जो चेहरा है वो एक किताब के जैसे है। अब किताब में हर कोई कुछ न कुछ पढ़ सकता है ना, जहां से कोई भी आदमी कैसा भी स्ट्रेंज मैटर्स है वो पढ़ सकता है। तो तुम्हारे चेहरे से सब कुछ पता चल रहा है, तुम्हारा चेहरा एक किताब के जैसे है। चेहरे की तुलना किताब से करी जा रही है, दो अनलाइक थिंग्स है, इस चीज का पता रखना। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर्स, वो उसको कहती है कि अगर इस काम को पूरा करना है तो लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर, दिखो
किसके जैसे दिखो? एक इनोसेंट फूल के जैसे दिखो। एंड बी द सर्पेंट अंडर इट, और इसके नीचे क्या बनकर रहो? एक सांप बनकर रहो। देखो दो लाइनें हैं लेकिन उनके फिगरेटिव मीनिंग से कितनी डेप्थ आ रखी है भाई साहब। यही काम फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रही हूं कि ताने ठा पड़ रही हो। अब देखो यहां पे योर फेस की तुलना बुक से करी गई है, तो यहां पे क्या है? सिमिली है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, तुम दिखो, तुम्हारा चेहरा इसके जैसे दिखे, इनोसेंट फ्लावर के जैसा दिखे, यहां पे भी सिमिली है। जे बात, ये देखो ना सर, माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एट सी, माई लव एज डीप, द मोर आई गिव टू दी द मोर आई हैव। दी का मतलब यू है, यू के सेंस में इसका यूज किया जाता है। ये पता रखना, मेरी जो उदारता है, मेरी जो उदारता है वो उतनी है, बाउंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी समुद्र की कोई सीमा नहीं है उतनी बाउंडलेस है। माई लव एज डीप, मेरा जो प्रेम है वो भी उस समुद्र के जितना गहरा है। द मोर आई गिव टू यू, जितना ज्यादा ये प्रेम मैं तुमको देता हूं उतना ही ज्यादा प्रेम मेरे पास रहता है। ये अब इसकी तुलना अपने प्रेम की तुलना की जो अपना जो प्रेम है उसकी तुलना करी हुई है समुद्र से। ये जो कंपैरिजन हो रहा है दो अलग अलग चीजों के बारे में, लाइक और एज लगा रखा है, सिमिली है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। Is love a tender thing? It is too rough, it is too rude, too boisterous and pricks like thorn. ये चुभती है जैसे कांटा हो, इस कांटे के जैसे चुभती है। लाइक का यूज हो रखा है, सिमिली है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और यहां पे ये चीज है जो आपको पता रखनी है, एवरी सिमिली इज ए कंपैरिजन। हर सिमिली जो है वो एक कंपैरिजन है, बट एवरी कंपैरिजन इज नॉट ए सिमिली। मैंने आपको कहा था कि दो सिमिलर चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो वो सिमिली नहीं है, इस चीज का पता रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, He speaks like a philosopher, वो बोलता है किसके जैसे बोलता है? एक फिलोसोफर के जैसे। अरे सर इसमें भी तो लाइक आ रखा है, लाइक आवे जो कि तो सिमिली हो या करे सर। अरे नहीं मेरे भाई नहीं, यही तो समझा रहा हूं मैं। फिलोसोफर भी तो मिन्न की जो व्या करे, तो मिन्नक और मिन्नक अगर थे कंपैरिजन कर रिया हो, भले ही बीच में लाइक आ रखा है, सिमिली नहीं है। ही इज एज वाइज एज यू, वो उतना ही बुद्धिमान है जितने बुद्धिमान तुम हो। भले ही एज लगा रखा है लेकिन मिन्नक और कंपैरिजन हो रही हो, ये सिर्फ कंपैरिजन है, सिमिली नहीं है। ये कुछ एक सिमिली है जो आपको पता रखनी है। सम कॉमन सिमिली, एज लाइट एज ए फेदर, as black as a coal, as blind as a bat, as cool as a cucumber। MS धोनी के लिए यूज करते हैं as busy as a bee। ये जो सारे के सारे लिखे हुए ये कुछ एक सिमिली है जिनका पता रखना है। फिर आपके सामने आता है मेटाफर। क्या आता है सर? मेटाफर। सर जो काम सिमिली करती है वो काम मेटाफर करता है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि सिमिली भी कंपैरिजन कर रहा है, मेटाफर भी कंपैरिजन कर रहा है। सिमिली एज और लाइक लगाकर कंपैरिजन कर रही है, मेटाफर में आपको एज और लाइक लगाने की जरूरत नहीं होती। विथआउट यूजिंग एज और लाइक आप सीधा बोल देते हो। सिमिली में हम बोलते हैं ए इज लाइक बी, ए जो है वो बी के जैसा है, सिमिली है। ए इज बी, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? वो मेटाफर हो जाएगा। इस चीज का पता रखना, ए इज बी। अरे सर क्या? यू आर लाइक अ फॉक्स, यू आर लाइक अ फॉक्स, तुम एक लोमड़ी के जैसे हो। चालाक से कहना चाहता हूं, शक्ल नहीं कह रहा हूं। तो यू आर लाइक अ फॉक्स, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बताओ? सिमिली है। यू आर ए फॉक्स, तो उसमें क्या हो जाएगा? मेटाफर। जे बात। लाइफ इज ए ड्रीम, अरे भाई साहब जिंदगी एक सपना है। यहां पे भी पता रखना टू डिसिमिलर थिंग्स है, डिसिमिलर थिंग्स में होगा कंपैरिजन। अठी ने देखो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये सिमिली हो जाएगा। यू आर द सन ऑफ माई स्काई, अरे भाई साहब तुम मेरे आसमान के सूरज हो। किसी को ये कहना हो, तारीफ करनी हो तो तारीफ इस तरीके से कर सकते हो। समझ रहे हो ना? छह बात। विलियम शेक्सपियर ने यह कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ह्यूमंस mere प्लेयर्स। ये जो पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी दुनिया एक स्टेज है। जिस तरीके से स्टेज के ऊपर अलग अलग जो एक्टर्स है वो एक्टर्स आते हैं, कुछ परफॉर्मेंस देते हैं और परफॉर्मेंस देने के बाद वापस चले जाते हैं, उसी तरीके से हम भी इस लाइफ में आते हैं, जन्म लेते हैं। यहाँ पे अपने कुछ परफॉर्मेंसेस आप बोल दो, अपने कुछ कर्तव्य बोल दो, ड्यूटी बोल दो, अलग अलग एक्ट बोल दो, उनको परफॉर्म करते हैं। उन परफॉर्म करके हम भी क्या करते हैं? चले जाते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, बिना लाइक के दुनिया की तुलना एक स्टेज से करी है। दुनिया अलग है, स्टेज अलग है, दोनों का कंपैरिजन हुआ है। यहां पे भी ये क्या है सर? मेटाफर है। एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन आपका पासपोर्ट है। एजुकेशन की तुलना पासपोर्ट से करी है। दोनों अलग अलग चीजें लेकिन दोनों को कंपेयर किया है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, अरे सर सभी बुराइयों की जड़ पैसा है, लेकिन सर हमें तो फिर भी चाहिए, कोई बात नहीं। फियर इज द बीस्ट, फियर इज द बीस्ट दैट फीड्स ऑन अटेंशन, डर एक ऐसा जानवर है
जो अटेंशन के ऊपर पलता है। आप जितना ज्यादा उस डर को पालोगे, जितना ज्यादा उस डर के ऊपर ध्यान दोगे, वो डर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। उस डर की तुम परवाह नहीं करोगे तो वो डर धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब सेंटेंस तो सिर्फ एक लिख रखा है, लेकिन माइली बात कितनी तगड़ी है, ये काम फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं, इस चीज का पता रखना। Love is merely a madness, and I tell you, it deserves as well a dark house and a whip as a madman do. कोई प्रेम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में, और उसने ये लाइन कही है कि लव पागलपन के अलावा कुछ भी नहीं है, और जिस तरीके से पागल आदमियों को कोड़े पड़ने चाहिए, उसी तरीके से जो प्रेम है, जो प्रेम करने वाला है, उसको भी कोड़े पड़ने चाहिए। तो जैसे एज से करके इसको तुलना करी गई है, तो ये सिमिली है, इस चीज का पता रखना। 6 बात ये देखो, What light through yonder your window breaks? Through yonder window breaks. It is the east and Juliet is the sun. रोमियो एंड जूलियट में रोमियो किसी गार्डन के अंदर एंटर करता है, और तभी वहां से खिड़की खुलती है, और खिड़की से जूलियट बाहर की तरफ देखती है। तो जूलियट का जो चेहरा होता है, वो चेहरा ब्राइट, बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है। तो रोमियो खुद से ये पूछता है कि भाई साहब, उस खिड़की में से ये कैसी रोशनी आ रही है, किस तरीके की रोशनी उस खिड़की में से आ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद जवाब देता है, ये ईस्ट है। ये क्या है सर? ईस्ट है, एंड जूलियट इज द सन। और जो जूलियट है, वो जूलियट क्या है? द सन है। जूलियट सूर्य है। तो वो जो चमक है, वो चमक सूर्य की है। जूलियट के चेहरे की तुलना सूर्य से करी गई है, तो इसको इसके जैसा बताया गया है, सन के जैसा बताया गया है। दैट इज द मेटाफर सर। Beware my lord of jealousy. jealousy से सावधान रहे मेरे लॉर्ड। इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। jealousy को ग्रीन आइड मॉन्स्टर, राक्षस बताया गया है। That doth mock the meat it feeds on. जिसको वो खाता है उसी का मजाक उड़ाता है, उसी को वो क्रिटिसाइज करता है। और बॉडीज आर गार्डन्स। हमारे जो शरीर है वो हमारे गार्डन्स है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो इसके गार्डनर्स है। शरीर को गार्डन से तुलना करी गई है, तो ये जो है ये भी क्या है सर? मुझे जल्दी से बता दो। मेटाफर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके सामने? पर्सोनिफिकेशन। अरे सर, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन, इन पर्सोनिफिकेशन, जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव चीजें, उनके अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग थिंग्स की क्वालिटी बताना, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे आप लोगों को पता हो, रिलीजन जो है ना, जितने भी धर्म है, वो धर्म ये कहते हैं कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, वो नेचुरल डिजास्टर जो है वो नेचर के गुस्से का प्रतीक है। नेचर को गुस्सा आ रहा है बिकॉज हम जो है वो नेचर के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो ये कहना कि ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, लाइक सुनामी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेचर्स रॉथ। रॉथ का मतलब होता है गुस्सा, नेचर के गुस्से का प्रतीक है। तो नेचर कोई मिन्नक थोड़ी है सर, लेकिन नेचर को मिन्नक बता के, पर्सन बता के, उसके अंदर रॉथ मतलब वो गुस्सा, आदमी वाली जो क्वालिटी उसके अंदर लाना। जब आप ऐसा करके कुछ करते हो, किसी निर्जीव चीज के अंदर सजीव वाली क्वालिटी आप लेकर आते हो, तो वो क्या होता है? वो पर्सोनिफिकेशन होता है। सर क्या कहना चाहते हो? तो ठीक है, देखो, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज आर शोन टू हैव अ ह्यूमन क्वालिटी। वही चीज है, सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। अरे भाई साहब, सफलता के बहुत पिता होते हैं, और जो फेलियर होता है वो फेलियर तो अनाथ होता है। अब सक्सेस मतलब जब आप सफल होते हो तो 10 लोग आते हैं कि भाई साहब ये आइडिया मैंने दिया था, ये आइडिया मैंने दिया था, तुम ऐसे करते, तो अरे मैंने कहा था तुम पक्के सफल होगे। लेकिन जैसे ही एक आदमी फेल हो जाता है, कोई पास में नहीं आता, यार मैंने तुम्हें ये कहा था, ये आइडिया फेल हो गया, इसमें मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए फेलियर को क्या कहा गया है? एक ऑर्फन कहा गया है। और फेलियर कोई मिन्नक थोड़ी है सर, लेकिन उसको ये अनाथ बताया गया। अनाथ का कोई नहीं होता ना, उसी तरीके से फेलियर का भी कोई नहीं होता। देखो क्या लिखा हुआ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी, आप लोगों ने सुन रखा होगा, माँ है। अब माँ वास्तव में थोड़ी है, लेकिन वो मनी इज द गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। पैसा आपका अच्छा सेवक है, लेकिन अगर आपने इसको अपना मालिक बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को सबसे बेस्ट टीचर बताया गया है। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा है हील करने वाला। ये हील आपका मतलब किसी भी तरीके की पीड़ा हो, समय के साथ वो कम होती रहती है, तो उसको बोला गया टाइम इज ए ग्रेट हीलर। ये देखो ना सर, टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स प्लेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स। अलग अलग लोगों के साथ समय अलग अलग गति से गुजरता है, अलग अलग गति से चलता है। समझ रहे हो? अब समय कोई मिनक थोड़ी है, लेकिन उसको ऐसा बताया गया है। आई विल टेल यू who time ambles withal, who time trots withal, who time gallops withal, and who he stands still
विदल। मैं आपको बताता हूं कि किसके साथ समय भागता हुआ जाता है, किसके साथ समय रेंगता हुआ जाता है, किसके साथ समय चलता हुआ जाता है और किसके साथ समय ठहर सा जाता है। तो ये देखो, when as a child I laughed and I wept, time crept, उस वक्त टाइम रेंग रहा था। when as a youth I waxed more bold, मैं जब ज्यादा बोल्ड हुआ, टाइम स्ट्रोल्ड, थोड़ा सा तेज गति से चला। when I became a full grown man, जब फुल ग्रोन मैन बन गया तब टाइम भागता हुआ गया। when older still I grew, जब मैं और ओल्ड होता गया तो टाइम उड़ता हुआ चला गया। तो वास्तव में टाइम थोड़ी उड़ रहा है सर, हम उसको उस तरीके से देख रहे हैं। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। जे बात, अराइज फेयर सन, सूर्य से कहा जा रहा है कि उठ जाओ, अब तुम उग जाओ। किल द एनवियस मून, इस जो एनवियस मून है उसकी हत्या कर दो। हु इज ऑलरेडी सिक एंड पेल विथ ग्रीफ, जो पहले से बीमार है, पेल है, ग्रीफ के साथ अंतिम अवस्था में है। सर सुबह की बात है, 4 बजे 5 बजे अंतिम अवस्था में है। सूर्य से कहा जा रहा है अब तुम उग जाओ। अब ये पेल विथ ग्रीफ बताया गया। मून कोई आदमी थोड़ी है सर जिसका कलर उड़ा हुआ है, दुख के कारण रंग उड़ा हुआ है। ऐसा कोई मून कोई, ये तो पर्सन के साथ होता है ना, समझ पा रहे हो? तो वो किया जाना, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन। फॉर्चून इज मैरी एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग। फॉर्चून जो है वो हमसे बहुत ही ज्यादा खुश है और हमें कुछ भी दे देगा। अब आपके सामने क्या लिखा हुआ? हाइपरबली। हाइपरबली क्या है? एग्जाजरेशन करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। मेड फॉर द पर्पज ऑफ एम्फेसिस, इसको क्यों बनाया गया है? ताकि किसी चीज के ऊपर जोर दिया जा सके। इसके साथ अगर कोई चीज बनाई जा रही है, दैट इज द हाइपरबली। इट इज ऑल्सो नोन एज ओवर स्टेटमेंट। इसको आप और क्या कहते हो? ओवर स्टेटमेंट। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। भाई साहब 10 लाख बार मैं थाने कह दिया हूं लेकिन थारे समझ में नहीं आ रही है। जब आप किसी को ये बात कहते हो तो दैट इज द हाइपरबली। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। देखो क्या, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। शी इज एज थिन एज अ टूथपिक। टूथपिक, अब ये सिमिले भी है, उसको कंपैरिजन किया गया टूथपिक से, लेकिन उसको इतना ज्यादा पतला बताया गया। भाई साहब कोई कितनी भी थिन है तो टूथपिक जितनी तो पतली हो नहीं सकती ना। आई होप समझ पा रहे हो। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? आई कैन स्मेल टी फ्रॉम अ माइल अवे। मैं टी को स्मेल कर सकता हूं, बहुत ही दूर से स्मेल कर सकता हूं, 1 माइल दूर से। मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी दूर हो फिर भी मेरे को पता चल जाता है कि चाय बन रही है, लेकिन 1 मील दूर से स्मेल कर सकता हूं। ये हाइपरबली हो गया, समझना। ही वॉज डाइंग ऑफ शेम। अरे भाई साहब शर्म से वो मरा जा रहा था। तो लिटरली कोई मरता थोड़ी है भाई साहब शर्म से, इस चीज का पता रखना। फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ऑनोमेटोपिया है। ऑनोमेटोपिया में क्या होगा, इधर देखना। इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट अ साउंड। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जब आप इनको बोलते हो ना तो बोलते वक्त आपको लगता है कि इन्हीं का साउंड आपके दिमाग में आ रहा है। इनको प्रोनाउंस उसी तरीके से किया जा रहा है कि इनका साउंड, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन और जो ये शब्द है दोनों आपको एक जैसे लगे। उनकी स्पेलिंग जो है, सर क्या कहना चाहते हो? द सैक फेल इनटू रिवर विद अ स्प्लैश। अब स्प्लैश वो सैक जब रिवर के अंदर गिरेगा तो वो जो आवाज होती है वो भी एकदम छप स्प्लैश टाइप की ही आवाज होती है। तो ये इससे मैच कर रहा है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम सर? ऑनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बजिंग ऑफ बीज। बजिंग ऑफ बीज, बीज जो है ना ये करती है, तो ये वाली जो आवाज है इसको बजिंग बोलेंगे। जब बज वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो वैसा ही साउंड देता है जैसा वास्तव में बीज जो है वो बज करती है, उसमें साउंड आता है। तो उसके हिसाब हिसिंग ऑफ स्नेक। स्नेक्स जो है वो हिस ये वाला करते हैं, समझ पा रहे हो? तो वो जो है वो साउंड जब उस वर्ड से मैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपिया बोलते हैं। इस चीज का पता रखना। जिंगलिंग ऑफ बेल्स। जिंगलिंग ऑफ बेल्स, बेल्स का जिंगलिंग करना, बजना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। आगे देखो सर क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ आयरनी। 3 तरीके की आयरनी है, 3 टाइप्स। वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्बल आयरनी है। बाकी आयरनी 3 तरीके से होती है। एक है ड्रामेटिक आयरनी, एक है सिचुएशनल आयरनी और एक है वर्बल आयरनी। सर ड्रामेटिक आयरनी से क्या सोचते हो आप? ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, मतलब कोई भी ड्रामा चल रहा है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि ऐसी कोई चीज है, ऐसे कुछ फैक्ट्स है जो वो कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उन्हें नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता है और उसके कारण सस्पेंस बनता है। किसी मूवी में तुम लोग देखा होगा कि हीरो जो है वो दरवाजा खोल के अंदर की तरफ आ रहा है। हम जब मूवी देख रहे हैं तो हमें तो पता है ना कि अंदर जो चोर है वो एक चाकू लेकर दरवाजे के पीछे खड़ा है। दरवाजे के पीछे खड़ा है। अब जैसे ही वो हीरो
रूम के अंदर आएगा, दैट थीफ इज गोइंग टू अटैक द हीरो और द एक्टर, जो भी आपका उसके ऊपर अटैक करने वाला है। हमें ये दिख रहा है, लेकिन ये चीज जो दरवाजा खोल रहा है उसे नहीं दिख रही। तो कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऑडियंस को पता होती है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। इस चीज का पता रखना, ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस हैव मोर नॉलेज और मोर फैक्ट्स, जब ऑडियंस के पास ज्यादा नॉलेज और फैक्ट्स का ज्यादा नॉलेज हो देन द कैरेक्टर से ज्यादा। ये ड्रामा डिवाइस है, ये कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, जे बार रोमियो एंड जूलियट करके जो प्ले है सर, उसके अंदर ड्रामा है जो, जूलियट इज नॉट डेड, जूलियट जो है वो मरी नहीं है, शी इज इन अ डीप स्लीप, वो गहरी नींद में होती है। लेकिन रोमियो जब उसको देखता है तो रोमियो को ऐसा लगता है कि शी हैज गॉन, शी इज डेड, वो मर गई है। अब ऑडियंस को तो ये पता है कि भाई साहब जो जूलियट है वो मरी नहीं है। अब रोमियो को ये नहीं पता, ऑडियंस उसे ये बताना चाहती है कि अरे भाई साहब तू कुछ गलत मत कर लेना, लेकिन रोमियो डाइज, रोमियो किल्स हिमसेल्फ, रोमियो खुद को मार देता है। अब बाद में ये पता चलता है कि वो तो मरी नहीं है, लेकिन ये रोमियो को नहीं, दूसरे लोगों को पता चलता है। ये इस तरीके का सीन होना जिसमें रोमियो को कोई चीज नहीं पता है लेकिन ऑडियंस को वो चीज पता है, इस तरीके की कोई चीज होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रामेटिक आयरनी। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडियंस नोज दिस बट रोमियो डज नॉट एंड किल्स हिमसेल्फ। और हॉरर मूवी सीन मैंने तुम लोगों को बताया, किलर जो है वो डोर के पीछे छुपा हुआ है, अंदर आने वाले को नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता है। फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल और है, कौन सा एग्जाम्पल है, सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या है, इस चीज को सुनना। जैसे हमारे यहां पे एक सवाई सर है, फिजिक्स भाई साहब, फिजिक्स के प्रोफेसर मान लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मान लो, बहुत ही अच्छी फिजिक्स आती है, जोधपुर में सबसे अच्छी फिजिक्स वही पढ़ाते हैं। लेकिन उन्हीं का बच्चा फिजिक्स में फेल हो जाए, फिजिक्स में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो ये जो होगा ये क्या होगी, सिचुएशनल आयरनी होगी। जैसे फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है उसी में आग लग जाए, तुड़ी देख के चला गया कोई उसमें, फायर ब्रिगेड वाले भाई साहब दूसरी जगह आग बुझाने जाते हैं और घर में ही आग लग गई, ये क्या होगी, सिचुएशनल आयरनी होगी। अरे सर क्या कहना चाहते हो, नॉट, इट इज नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच। सिचुएशनल आयरनी अकर्स व्हेन देयर इज इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या होता है। तो सवाई सर का बच्चा है, वो फिजिक्स में फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाए तो सिचुएशनल आयरनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अ कार्डियोलॉजिस्ट गॉट अ हार्ट अटैक, ये तो हो ही सकता है सर। अ पुलिसमैन गॉट अरेस्टेड, एक पुलिसमैन क्या हो गया सर, अरेस्ट हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स एंड श्रिंक वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इट इज अ, आप ये समझ सकते हो कि कोई सेलर है, सेलर जो बोट के साथ, जहाज के साथ तैर जा रहा है समुद्र में, तो वो ये कह रहा है कि मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है, जिस तरफ भी देखो चारों तरफ पानी है। इधर यूं लग रहा है कि जहाज में भी पानी घुस रहा है, लेकिन नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन मेरे पास पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है उस पानी का। तो दैट इज द सिचुएशनल आयरनी, इस चीज का पता रखना। जे बा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लिखा हुआ वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी क्या है सर, वर्बल आयरनी ये है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है सैटायर करने का। सैटायर करने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो रियल मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, उस एग्जैक्ट मीनिंग का अपोजिट मीनिंग देने की कोशिश करना। अरे सर एग्जैक्ट मीनिंग का, सैटायर का काम यही होता है कि शब्द को, जैसे चीज सुनना। वर्बल आयरनी क्या है कि तुम्हारे घर पे मान लो तुम्हारा छोटे भाई का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में वो फेल हो गया और वो तुम्हारे सामने लेकर आए और तुमने देख के कहा भाई साहब गजब का रिजल्ट आया है। आपने जब ये लाइन इस तरीके से बोली कि भाई साहब गजब का रिजल्ट आया है, तो ये वर्बल आयरनी होगी, क्योंकि वो रिजल्ट गजब का नहीं है। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। तो वही है, जैसे ये देखो क्या लिखा, आई विल नॉट मैरी येट, मैं अभी तक शादी नहीं करूंगा। व्हेन आई डू आई स्वेयर, और जब मैं शादी करूं, ये जूलियट बोलती है, यस आई विल नॉट मैरी येट, मैं अभी तक शादी नहीं करूंगी। व्हेन आई डू, जब मैं करूंगी, आई स्वेयर, मैं ये कसम खाती हूं, इट शैल बी रोमियो, वो शादी रोमियो से होगी। whom you know I hate, जिससे तुम्हें पता है कि मैं नफरत करती हूं। अब वो शादी करने की बात कर रही है और ये बोल रही है कि मैं उससे नफरत करती हूं, तो वास्तव में वो नफरत नहीं करती, उसका मीनिंग कुछ अलग है, लेकिन कह रही है जो बात कुछ अलग है। तो दैट इज द वर्बल आयरनी, इस चीज का पता रखना। जैसे क्या लिखा हुआ इधर देखो सर, आफ्टर स्टूडेंट स्कोर्स वेरी लो मार्क्स, तब आपने उसको कहा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, गजब की परफॉर्मेंस, दैट इज द वर्बल आयरनी। एवरीडे एग्जांपल में क्या हो गया, व्हेन समवन कम्स वेरी लेट एंड यू से, कोई आदमी बहुत ही ज्यादा लेट आए और उसको तुम बोलो भाई तुम गजब के पंक्चुअल हो, मैं भी तुमसे ये पंक्चुअलिटी सीखना चाहता हूं। तो जब आप ये बोलोगे, जो आप कह रहे हो उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा है, दैट इज द
वर्बल आयरनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, एक और आपके सामने लिखा हुआ है रेटरिकल क्वेश्चन। रेटरिकल क्वेश्चन सर क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड, इसी को इंटरोगेशन भी आप कहते हैं। आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट टू एम्फेसाइज अ पॉइंट। किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए जब कोई सवाल बोला जाता है, जोर देने के लिए, आप उसका सवाल नहीं बोल। यार मैथ ने कितनी बार कह दियो यार, मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है। तो सामने वाला ये थोड़ी बोलेगा कि 5 बार बोला है। इसका मतलब यह है कि मैंने तेरे को बहुत बार बोला है। जब आप ये कहना चाहते हो तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं? रेटरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू इट? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये काम नहीं करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल। हु नोज व्हाट मे हैपन टुमारो? किसको पता है कि कल क्या होगा? तो इसका जवाब ये नहीं है कि उसको पता है, ये जवाब नहीं देना। जब आप ये कहते हो तो आप ये पॉइंट करना चाहते हो कि किसी को नहीं पता है। What's in the name? नाम में क्या है? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. नाम में क्या रखा है जिसको हम रोज बुलाते हैं, जिसको हम गुलाब बुलाते हैं? अगर हमने उसका नाम कुछ और भी रखा होता तो भी उसकी खुशबू इतनी ही शानदार होती, इतनी ही बढ़िया होती। तो ये इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो तो व्हाट्स इन द नेम, तो सामने वाला जवाब नहीं देगा कि नाम में ये रखा है। आपको ये समझना है। जे बार इधर देखो, अगर आप हमें कांटा चुभाएंगे तो डू वी नॉट ब्लीड? क्या हमें खून नहीं आएगा? इफ यू पॉइजन अस, क्या हमें जब आप हमें जहर देंगे, डू वी नॉट डाई? क्या हम मरेंगे नहीं? इफ यू टिकल अस, अगर आप हमारे टिकलिंग करेंगे, गुदगुदी करेंगे, डू वी नॉट लाफ? क्या हम हंसेंगे नहीं? एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज? अगर आप हमारे साथ गलत करेंगे तो क्या हमें आपसे बदला नहीं लेना चाहिए? तो इसका वापस जवाब नहीं है, वो जोर देना चाहता है कि हम बदला लेंगे। फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पैराडॉक्स। अरे सर पैराडॉक्स क्या हो गया? पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट है, या कई बार 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हुए रहेंगे जो खुद को ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, खुद को ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लिटरली देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसी को एक दूसरी डायमेंशन से जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। एंड दैट इज अ पैराडॉक्स। सर क्या कहना चाहते हो? चीज सुनना। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है? The child is the father of the man. The child is the father of the man. एक बच्चा एक आदमी का पिता होता है। अरे सर थे केड़ी बात कर रही हो? एक बच्चा एक आदमी का पिता कैसे हो सकता है? कीकर संभावना है? यही मैं बता रहा हूं, चीज सुनना। एक आदमी जो आपको दिखाई दे रहा है 25 साल का, 30 साल का, वो जो बना है, उसके साथ बचपन में जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरीके की घटनाएं हुई है, जिस तरीके के इवेंट्स हुए हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वो आगे जाकर आदमी कैसा बनेगा। तो उस आदमी को बनाने में वो जो बच्चा है, उस बच्चे की बहुत ही बड़ी भूमिका है, बहुत ही बड़ा रोल है। और इसीलिए कहा गया है अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। एक जो बच्चा होता है वो आदमी का पिता होता है। जब आप इस मीनिंग को देखते हो, जब माथो पकड़न बैठ जाओगे भाई साहब और तो माने ठाई नहीं हो, तो तब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैराडॉक्स लेकर चल रहा है। क्योंकि आदमी बच्चे का पिता होता है ना, ये तो आप लिटरली देख रहे हो। फिगरेटिवली क्या पता चल गया? इधर देखोगे, लेस इज मोर। जितो कम है उतो हाकरो है। मतलब समझ पा रहे हो? लेस इज मोर, जितो कम है उतो हाकरो, या उतना ही ज्यादा है। क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना कम लगेगा। अब ये पैराडॉक्स है। कई जगहों पे लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो हैप्पीली रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि लेस इज मोर, जितो कम है उतो दुख कम है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। लाइफ इज मच टू इंपॉर्टेंट टू बी टेकन सीरियसली। अरे जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ये मतलब आप चीज समझ रहे हो? पैराडॉक्स हो गया। अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर सीरियसली क्यों नहीं लेना चाहिए? आई होप समझ पा रहे हो। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है? आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। मैं अपने अंदर की हर चीज को रोक सकता हूं, हर चीज को, बस अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकता। अरे तुम्हारा काका अगर इच्छाओं ने नहीं रोकेला तो इच्छाओं से फिर रुका क्या है? कुछ नहीं रुका है ना। तुम कह रहे हो मैं सब कुछ रोक सकता हूं लेकिन बस अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकता। तो फिर इच्छाओं को नहीं रोकोगे तो वो इच्छाएं सब तरफ लेकर चली जाएगी ना, फिर तो आपने रोका क्या है? कुछ नहीं रोका। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स हो गया। तो फिर आपने कुछ रोका ही नहीं ना।
दो दिस बी मैडनेस यट देयर इज मेथड इन इट। कहो भले तुम इसको पागलपन कर दो, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ मेथड है, इसका भी कुछ न कुछ तरीका है। अरे भाई साहब पागलपन है तो फिर इसका तरीका कैसे हो सकता है, मेथड कैसे हो सकता है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स बोलेंगे। इस चीज का पता रखना। जे बात इधर देखो, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। जो कायर होते हैं वो अपनी मौत से पहले सैकड़ों बार, हजारों बार मरते हैं। तो मौत से पहले हजारों बार मर गए तो फिर मौत कैसे होगी? आई होप समझ पा रहे हो। तो यहां पे मौत की अलग मीनिंग है, यहां पे मौत की अलग मीनिंग है। दोनों जगहों पे मौत की बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों जगह लिटरल मीनिंग को लेकर चलोगे तो वो तुम्हें एक पैराडॉक्स जैसा लगेगा, अपोजिट चीजें लगेगी। इस चीज का पता रखना। जे बात, माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। मेरा जो इकलौता प्रेम है वो मेरी इकलौती नफरत से निकलता है। सर कैसे? द वन मैन आई लव इज द सन ऑफ द वन मैन आई हेट। जिस एक आदमी से मैं प्रेम करती हूं वो वही आदमी है, वो बेटा है उस आदमी का जिससे मैं नफरत करती हूं। वन ऑफ द केस ये हो सकता है रोमियो और जूलियट में। जूलियट ये कहती है द वन मैन आई लव इज द सन ऑफ द वन मैन आई हेट। जिस आदमी से मैं नफरत करती हूं उसी आदमी का बेटा है जिससे मैं क्या करती हूं, प्रेम करती हूं। तो ये देखो, माई लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। मेरा जो प्रेम है उसी जगह से निकलता है जहां से जिससे मैं क्या करती हूं, नफरत करती हूं। फ्रीडम इज स्लेवरी, वॉर इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। इग्नोरेंस इज ब्लिस भी कहा जाता है। अज्ञानी रहो, खुश रहो। जब चीजें पता ही नहीं रहेगी तो दुख नहीं रहेगा, आसानी से चलते रहोगे। तो इसीलिए कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। लेकिन सर अज्ञान और फिर स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है? यही तो पैराडॉक्स है, आपको समझना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। मैं इमोशनल तो नहीं हो रहा हूं भाई साहब। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। अरे सर ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या है कि कंप्रेस्ड पैराडॉक्स। उसी पैराडॉक्स को दो शब्दों में खत्म कर दिया। उसी पैराडॉक्स को दो शब्दों में कैसे? जो दोनों शब्द पास पास में लिखे वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन दोनों ने थे खन्ने लिख दियो। सर कैसे? आपने किसी जगह पे गए और लिखा, फिर आपने बोला कि देयर वाज डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस का मतलब हो गया कि बहरा कर देने वाली चुप्पी। अरे सर बहरा कर देने वाली चुप्पी, अरे भाई साहब बहरा कर देने वाली तो आवाज होती है, चुप्पी बहरा कैसे कर देने वाली हो सकती है? तो ये जो दोनों शब्द है इन दोनों को साथ में यूज करना, दैट इज द ऑक्सीमोरॉन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे ओरिजिनल कॉपी, अरे भाई साहब ये ओरिजिनल कॉपी है। अरे भाई साहब अगर कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे हो गई? समझ पा रहे हो? फिर क्या लिखा हुआ? एग्जैक्ट एस्टिमेट। अरे ये एस्टिमेट एग्जैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नहीं एग्जैक्ट एस्टिमेट, तो ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। नेगेटिव ग्रोथ, अरे भाई साहब ग्रोथ तो ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसको नेगेटिव कर दिया तो वो ग्रोथ कहां से हुई? इस तरीके से शब्दों का साथ में यूज करना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। शी इज प्रिटी अगली। अब प्रिटी का मतलब तो ब्यूटीफुल होता है, यहां पे प्रिटी का मतलब काफी के अर्थ में है, एडजेक्टिव। काफी अगली, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब के सेंस में होना चाहिए। यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक और देखो क्या लिखा हुआ है। सिनेक्डकी पढ़ते हैं इसको। सिनेक्डकी क्या होता है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन फिगर ऑफ स्पीच। इसके अंदर क्या होता है? कहीं पे सिर्फ हाथ लिखा हुआ है तो वो सिर्फ हाथ को नहीं दिखा रहा है, वो पूरे पर्सन को दिखा रहा है। कहीं पे सिर्फ आंखें लिखा हुआ है तो वो आंखों को नहीं दिखा रहा, वो पार्ट जो है वो पूरे के पूरे इंसान को दिखा रहा है। तो कई बार पार्ट पूरे होल को दिखाए तो ऐसा हो जाए तो वहां पे सिनेक्डकी का यूज किया। और बहुत बार पूरा जो होल है वो सिर्फ एक पार्ट को दिखाए तो वहां पे भी सिनेक्डकी का यूज होगा। सर कैसे? कैसे आप क्या कहना चाहते हो? जैसे मैंने कहा बोला कि एजुकेशनल टूर पर हमारी स्कूल जो है वो आपको एजुकेशनल टूर पर लेकर जा रही है और इतने दिन का टूर होगा, वो होगा, एंड जो एक्सपेंस होगा टूर का पर हेड जो एक्सपेंस होगा वो 25,000 रुपीज होगा पर हेड। हेड का मतलब तो सर हो गया ना सर, तो सिर्फ सर का ही 25,000 रुपए की। यहां पे सर का मतलब पूरा शरीर है एक आदमी का, तो यहां पे हेड जो है वो पूरी बॉडी को बता रहा है, एक पर्सन को बता रहा है, एक मिन्नक को बता रहा है। तो वो जो होगा वो क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो। सिनेक्टकी होगा। इधर देखो, आई सॉ सम न्यू फेसेस एट द पार्टी। तो मैंने पार्टी में कुछ नए चेहरे देखे। चेहरे का मतलब है कि सिर्फ चेहरे ही घूम रहे थे क्या वहां पे? नीचे शरीर थोड़ी होता उठ, ऐसा थोड़ी है। दैट्स द पॉइंट। फेसेस का मतलब यहां पे पीपल है। ऑल आईज आर वेटिंग फॉर द प्रिंसेस। सारी आंखें प्रिंसेस का इंतजार कर रही है भाई साहब।
तो सिर्फ आंखें आंखें ही कर रही है, इंसान नहीं है, आंखें इंसान को बता रहा है। ऑल हैंड्स आर एट वर्क, मतलब सारे के सारे आदमी जो है वो काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जैसे इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हिज फादर बॉट हिम, उसके पिताजी उसके लिए लाए, क्या लेकर आए, अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, एक नई कार लेकर आए। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल मैच, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कहां पे हरा दिया? फाइनल मैच में हरा दिया। तो इंडिया पूरा देश ने नहीं भाई साहब, इंडिया का मतलब इंडिया क्रिकेट टीम है, तो यहां पे, और ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, तो यहां पे होल जो है वो पार्ट को दिखा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, 100% पता चला है। इधर देखना, एक और क्या है सर, गरीब आराम, क्या लिखा हुआ आपके सामने? एलिटरेशन लिखा हुआ है। एलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अरे सर बोलने में एक जैसा होता है, साउंड एक जैसा आता है, कॉन्सोनेंट साउंड एक जैसा आता है। सर क्या सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है? सर क्या कहना चाहते हो? जैसे ये लिखा हुआ ना, द सिली स्नेक स्लीदर्ड साइलेंटली थ्रू द सैंड, तो एस साउंड बार बार प्रोनाउंस हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये जो है ये एलिटरेशन है। बजिंग बीज बाउंस, देखो बी आ रहा है। फ्रॉम ब्लूम टू ब्लूम, बी बार बार आ रहा है। माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, रेड रेड रोज, आर बार बार आ रहा है, तो दैट इज द एलिटरेशन, इसी के जैसा होता है। एसोनेंस है, एसोनेंस क्या है? द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर, सिमिलर वावल साउंड, सिमिलर वावल साउंड का रिपीटेशन विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस, वहां पे कॉन्सोनेंट रिपीट होता था, यहाँ पे वावल साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे वाइल्ड फायर, वाइल्ड इसमें भी आई आ रहा है, आई आ रहा है, फायर इसमें भी वही आ रहा है। आई फील, देखो यहां पे भी है, आई फील द नीड फॉर स्पीड, तीनों जगह पे ई ई ई आ रहा है। अगर ऐसा करके कहीं पे हो तो आप क्या बोलते हो? एसोनेंस है। अ बिग थिंग, बिग छोटा ई है, थिंग छोटा ई है, इसको हम क्या बोलेंगे? एसोनेंस बोलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। अब लिरिक पोइट्री जो है, जिसको हम नॉन नरेटिव पोइट्री कहते हैं, नॉन नरेटिव पोइट्री या लिरिक पोइट्री, इसके 3 पार्ट हैं। इधर देखो, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में, जिसके अंदर एक सोनेट है, जिसके अंदर ओड है, जिसके अंदर एलेजी है। क्या है, हम इस चीज की बात करेंगे। ये थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स ऑफ द पोइट्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई कहानी नहीं बताई जाती, बस पोइट के स्टेट ऑफ माइंड को बताया जाता है। पोइट का क्या बताया जाता है? स्टेट ऑफ माइंड। अरे सर क्या कहना चाहते हो? तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सोनेट। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पता होगा। 14 लाइन्स की पोम है, 14 लाइन्स की पोम है, जिसको लिखा जाता है इयम्बिक पेंटामीटर में। सिर्फ ये नाम पता रख लो और इसमें मत घुसना, इयम्बिक पेंटामीटर में रखा जाता है। सोनेट फॉलो अ डेफिनेट राइम स्कीम को फॉलो करते हैं। फिक्स्ड स्टेंजा फॉर्म, स्टेंजा फॉर्म भी फिक्स्ड होता है। सबसे पीछे आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिखेंगे, जैसे आपने ये दिखेंगे ए बी बी ए, ऐसा करके लिखा अब्बा, इसका मतलब है यहां पे अगर लुक लिखा हुआ है तो यहां पे वापस कुक होगा। जो पीछे का साउंड है वो साउंड बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पे मैट लिखा हुआ है तो यहां पे फैट रहेगा। ये जो साउंड रहेगा ये राइम बनेगी। राइम का मतलब है जब आप बोलोगे तो पीछे का मतलब, एक पोम जिस तरीके से होती है ना, जिसमें पीछे लय निकलती है एकदम साथ में, उसी तरीके से होगा। यहां पे लुक है तो वापस यहां पे ए बी बी ए है तो यहां पे भी वापस डबल ओ क्या कुछ आना चाहिए। बी बी है तो दोनों के दोनों यहां पे साउंड सेम आना चाहिए। लुक, मैट, फैट और फिर क्या आएगा? कुक। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसी को राइम स्कीम बोला जाता है। फिक्स्ड स्टेंजा फॉर्म है सर। फिर पेट्रार्कन है, क्या होता है बात करेंगे। शेक्सपियरियन है, इसी को इंग्लिश जो सोनेट होता है उसी को शेक्सपियरियन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब उन्होंने इतनी ज्यादा लिखी है, वही वाली इतनी ज्यादा लिखी है, इसीलिए उसका नाम ये पड़ गया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने शुरुआत करी थी। फिर स्पेंसेरियन है, उसी के बाद कर्टल है, उसी के बाद कॉडेट है। इन सभी को आपको बोलना है, इस चीज का पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट स्टेंजा फॉर्म। मैंने आपको कहा ना 14 लाइंस है। 14 लाइंस में 8 लाइंस जो शुरू की है और बाकी की कौन सी है सर? 6 लाइंस है। राइम स्कीम क्या होगी इस चीज का पता रखना। राइम स्कीम इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ये मैंने बोला ना आपको, ए बी बी ए, ये 8 हो गया। 8 जो 1 ऑक्टेव है उसका, और सी डी सी हो गया, या फिर सी डी ई हो गया, 1 सेस्टेट। ये शब्द ऐसे कैसे पता रखना? सर क्या कहना चाहते हो? ये ऐसे है, इधर देखो राइम लेबल है, ए बी बी ए लिखा हुआ ना, तो फर्स्ट जो लाइन होगी उसके पीछे आपको शब्द दिखाई दिया फिल, बी बी, तो यहां पे सून मून, देखो दोनों सेम है। फिर यहां पे ए वापस आ रखा है तो इसी के जैसा वापस दिखेगा, तो फिल है तो यहां पे क्या आ गया? हिल। वापस यहां पे ए बी बी ए 2 बार आ रहा है तो यहां पे देखो वापस टिल आ गया। वापस यहां पे डबल ओ वाला है तो इधर नून हो गया, इधर जून हो गया, बी आ गया, और फिर यहां पे वापस ए आ गया तो डबल आई एल
खिल वाला आ गया। फिर वोल्टा टर्न, मतलब यहां से पूरा का पूरा एक इमोशंस के अंदर चेंजेस आएंगे। पहले चीज अलग तरीके से डायरेक्शन में चल रही थी, यहां से डायरेक्शन बदलेगी। अब यहां पे CDE अलग आएगा, जिसमें मैथ है, जिसमें गॉड है, जिसमें ईट है, तीनों अलग है। वापस देखो CDE है तो वापस सी के साउंड का, तो इधर मैथ है तो इधर भी वापस क्या है, फैट। यहां पे सॉट और यहां पे क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। ये जो सोनेट होती है इसको हम कौन सा बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट। आपको बस ये पता रखना है, ये वाला पूछेंगे सर, इसकी राइम स्कीम जो है, ये राइम स्कीम पूछ सकते हैं। ये दो जो पार्ट्स है ये पूछ सकते हैं, एक ऑक्टेव है, एक सेस्टेट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा। इंग्लिश सोनेट जो है इसी के अंदर 14 लाइंस होते हैं, तो 14 लाइंस में इधर देखो स्टेंजा फॉर्म क्या होता है, 3 क्वाट्रेन्स होता है जिसके अंदर 4 लाइंस होती है सब में, तो 12 लाइंस तो ये हो गई। और एक कपलेट होता है, एक क्वाट्रेन्स के अंदर कितनी लाइन होगी सर, 4 लाइन होगी। इस चीज का पता रखना। इनकी राइम स्कीम आप लोगों को ये पता रखनी है। राइम स्कीम क्या है, स्टेंजा फॉर्म जो है 3 क्वाट्रेन्स लिखा हुआ है, 4 लाइन्स है। अब 1 कपलेट के अंदर कितनी हो जाएगी, 2 लाइंस हो जाएगी। आपको यहां पे ये समझना है, इधर राइम स्कीम ये पता रखनी है, AB CD EF GG ये लिखा हुआ है। AB रहेगा पहले वाले क्वाट्रेन में, दूसरे वाले क्वाट्रेन में CD रहेगा, EF रहेगा। इनका मतलब क्या है कि जो लास्ट जो साउंड होगा वो साउंड सिमिलर रहेगा। इस चीज का पता रखना। आप राइम स्कीम ये पता रखोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला होगा। फिर आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि सर सोनेट साइकिल क्या होता है और सोनेट सीक्वेंस क्या होता है। सोनेट साइकिल क्या है और सोनेट सीक्वेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ सोनेट्स है रिटन बाय, जिनको लिखा गया होता है सेम पोएट के द्वारा कनेक्टेड बाय ए सिंगल थीम, स्टोरी और इमोशनल डेवलपमेंट। सोनेट साइकिल और सीक्वेंस ऐसा बोल सकते हो, एक ही राइटर ने, एक ही पोइट ने वो इतनी सारी सोनेट्स लिखी हुई और उन सभी की थीम एक जैसी है, कैरेक्टर एक जैसा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम ये बोलते हैं, जैसे एमरथी ने लिखी है, एमरथी लिखी गई है, एडमंड स्पेंसर के द्वारा 89 सोनेट्स लिखे गए हैं, जिसकी जो थीम्स है वो थीम एक जैसी रही है। इस चीज का पता रखना। उसके बाद क्या लिखा हुआ, सोनेट क्राउन क्या है सर, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ द 7 सोनेट्स। 7 सोनेट्स का क्या है सर, सीक्वेंस है, रिटन इन सच ए वे, ऐसे लिखा गया है, द लास्ट लाइन ऑफ ईच सोनेट इज द सेम एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट सोनेट। जो लास्ट लाइन है ईच सोनेट की 14 लाइन, वो 14 और नेक्स्ट सोनेट की फर्स्ट लाइन जो है वो दोनों के दोनों सेम है। और सबसे लास्ट लाइन 7th की जो सबसे लास्ट लाइन है और जो फर्स्ट की जो फर्स्ट लाइन है वो दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, सोनेट क्राउन बोलते हैं। इसका पता रखना। ये फैक्ट्स आपसे यूं ही जनरली पूछे जाते हैं, इसका आइडिया रखना है सर आपको। इधर देखो, फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, द ओड करके लिखा हुआ है। ये भी एक लिरिक पोम है। इसका भी ओरिजिन कौन सा है, ग्रीक। बस ये पता रखना, रिटन टू प्रेज अ पर्सन। इसका काम क्या होता है, किसी आदमी की तारीफ करना, किसी थिंग की तारीफ करना, या किसी इवेंट को सेलिब्रेट करना। किसी इवेंट को क्या करना, सेलिब्रेट करना, ये इसका काम होता है। ये इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, जैसे आप किसी को एड्रेस कर रहे हो ना, संबोधित कर रहे हो, उसके फॉर्म में ये लिखी जाती है। इस चीज का पता रखना। ये चीज हो गई। और इसके बाद में यस, एक आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एलेजी करके लिखा हुआ है। एलेजी क्या हो गई, पोम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन। मॉर्निंग का मतलब होता है किसी चीज पे शोक व्यक्त करना। इंग्लिश में, ग्रीक में इसका यूज अलग होता है, लेकिन आपको इंग्लिश के हिसाब से अगर पूछे तो जो शोक गीत होता है, लेमेंटेशन का जो होता है, उसको हम एलेजी कहते हैं। एलेजी एक ऐसी पोम है जो एक्सप्रेस यूज किया जाता है सोरो एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर समवन हु इज डेड। एलेजीज डू नॉट हैव अ सेट मीटर, नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर सब्जेक्ट मैटर, दुख से रिलेटेड होनी चाहिए। एलेजी यूजुअली कंप्राइजेस 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ होता है, प्रेज ऑफ द डिसीज्ड होता है, और फिर क्या लिखा हुआ है, कंसोलेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, दुख दिखाना, फिर जो मरा है उसकी तारीफ करना, और फिर खुद को स्वीकार कर लेना कि भाई साहब ऐसा तो होना ही है, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। 2 तरीके की है सर, एक पर्सनल एलर्जी होती है, एक इम्पर्सनल एलर्जी होती है। जब आपका खुद का अपना कोई चला जाए, पोइट का खुद का कोई अपना चला जाए, तो दैट इज द पर्सनल। और इम्पर्सनल एलर्जी में क्या हो गया कि आदमी जो है, पोइट जो है, वो ह्यूमन डेस्टिनी के ऊपर और ह्यूमन लाइफ के कोई दूसरा जो पहलू है, उस पहलू के ऊपर दुख व्यक्त करता है। वो जो एलर्जी होगी उसी को मैं क्या बोलूंगा, इम्पर्सनल एलर्जी बोलूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक आपके सामने लिखा हुआ है सर एपिक। सर एपिक क्या है, नरेटिव के अंदर है, ये नरेटिव का पार्ट है। एपिक इज अ वेरी लॉन्ग नरेटिव पोम है, कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द हीरोइक डीड्स। हीरोइक डीड्स का इसके अंदर पूरा डिटेल्स दे रखा। महाभारत को एक एपिक कहा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। एपिक है सीरियस पोम, सीरियस सब्जेक्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ पोम जो हीरोइक एक्शंस को सेलिब्रेट करता है, एडवेंचर्स को एक्सप्लेन करता है, जो लेजेंडरी फिगर्स है उनके। एपिक पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेंथ विच रेंजेस फ्रॉम 100 to 1000 पेजेस। भाई सब 1000 लाइन्स, इतने लाइन्स इसके अंदर होती है, बहुत बड़ा होता है। द हीरो ऑफ द
एपिक इज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होता है, और हु पजेजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होती है, जिसके पास करेज होता है, इंटेलिजेंस होता है, ये एपिक होते हैं। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पता चला है। और इसी के जैसा एक और आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बैलेट। ये भी एक नरेटिव पोइट्री है। अ बैलेट इज अ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी। ये भी एक स्टोरी बताता है। बैलेट्स वर ट्रेडिशनली सेट टू म्यूजिक। इसको म्यूजिक के साथ सेट किया गया था। दे आर टिपिकली रिटन इन बैलेट स्ट्रेंजर्स, जिसमें दो तरीके के हैं, ये पढ़ लेना। एक ट्रेडिशनल और फोक बैलेट्स होता है, और सेकंड नंबर पे कौन सा होता है सर? लिटरेरी बैलेट्स होता है। ट्रेडिशनल बैलेट्स वर कंपोज्ड बाय पोएट्स। इनको पोएट्स के द्वारा कंपोज किया गया एंशिएंट टाइम्स में, एंड हैंडेड डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन को सौंप दिया गया बाय वर्ड ऑफ माउथ से। दे डू नॉट हैव अ रिटन फॉर्म। इनका कोई भी क्या नहीं है? रिटन फॉर्म नहीं, आगे से आगे बोलकर इनको दिया गया है। लिटरेरी बैलेट्स कौन से हैं? दे वर रिटन बाय पोएट्स इन इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट्स की इमिटेशन, नकल करके इनको बनाया गया है। लिरिकल बैलेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ द बैलेट्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखे गए उनको लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। इस चीज़ का पता रखना। और अब आपके सामने ये लिखा हुआ है सैटायर। सैटायर क्या है? इधर देखना। सैटायर इज अ यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, रिडिक्यूल, एग्जाजरेशन। सैटायर इन सभी का उपयोग करके टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स फॉलीज, वाइसेज एंड शॉर्टकमिंग्स। लोगों की कमियों को क्रिटिसाइज करने का एक तरीका है जिसमें आप व्यंग्य का यूज करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैटायर बोलते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू हाईलाइट करने के लिए, ताकि सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट कर सके, पॉलिटिकल इवेंट्स को हाईलाइट कर सके एक ह्यूमरस तरीके से। पर्पस क्या है सोसाइटी का, सैटायर का? टू मेक पीपल लाफ, लोगों को हंसाना, जो कमियां हैं वो कमियां बताना। जैसे इधर देखो क्या लिखा हुआ है। The school rewarded the laziest student with a best discipline award. स्कूल ने रिवॉर्ड किया, किसको रिवॉर्ड किया? सबसे लेजिएस्ट स्टूडेंट को, कि भाई साहब उससे ज़्यादा डिसिप्लिन कोई भी नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि कौन सी क्लास में कितने बजे नींद लेनी है, रोजाना उसी वक्त वो नींद ले लेता है, टाइम का बिल्कुल पक्का है। तो ऐसे आदमी को उसने स्कूल ने बेस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट का अवार्ड दिया। तो ये सैटायर है सर, इस चीज़ को समझना। द ट्रैफिक रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट। ट्रैफिक रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है दैट नो वन फॉलोज देम, कि उनको कोई भी क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। फिर उस स्ट्रिक्ट का मतलब क्या रहा सर? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक पता चला। ये जो लिटरेरी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। कैसी लगे क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर इन्हीं चीज़ों को नेक्स्ट रीट मेंस के लिए जीरो से चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश फाउंडेशन वाला कोर्स आप ले सकते हैं। या 2026 में अगर आप एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये एलडीसी वाला कोर्स है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। जहाँ पे भी रहें आनंद में रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।